पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कांगयान सेक्ट से एक बंदा आ चुका था। वो सीधा रांझी के घर पे पहुंच जाता है शादी का प्रस्ताव लेकर कि उसके साथ रांझी को चलना होगा। ये देखकर रांझी के पिता और उसके जो दादा थे वो भड़क जाते हैं कि आखिर कांगयान सेक्ट वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो उस यंग मास्टर को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रांझी के पिता और उसके दादा दोनों को हराने के बाद रांझी को वहां से लेकर चला जाता है। लेकिन इस बारे में जब बायतियान को पता चलता है तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो पूरे गुस्से के साथ सबसे पहले तो उस यंग मास्टर के पास जाता है और उसको बहुत मारता है। मार मार कर वो उसकी हालत पतली कर देता है और उसने रांझी को भी बचा लिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो यंग मास्टर जो था वो अपने कांगयान सेक्ट के अंदर वापस आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो सारी की सारी बात सेट का जो लॉर्ड था उसको बता देता है। जो सुनकर लॉर्ड बहुत ज्यादा भड़क चुका था कि आखिर कितना यूजलेस इंसान है तू, तुझसे एक लड़की को पकड़कर यहाँ नहीं लाया गया। आखिर तू कैसे रिटर्न खाली हाथ आ सकता है? तुझे कहा गया था ना कि रांझी को यहाँ पर लेकर आना है। तो वो यंग मास्टर कहता है कि लॉर्ड प्लीज सुनिए ना, वो जो बंदा है ना जो मेरे साथ फाइट करने के लिए आया था वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसकी पावर बहुत ज्यादा है। मैंने इस तरह के बंदे से पहले फाइट नहीं की थी, इस वजह से मैं हार गया। वो नहीं आया होता तो मैं कब का रांझी को यहाँ पर लेकर आ ही जाता। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती और मेरी इस गलती के बदले आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं मैं वो सजा काटने के लिए तैयार हूँ। वहीं पर वो जो यंग मास्टर था उसका बड़ा भाई भी मौजूद होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में रांझी को जो ये यंग मास्टर लेकर जा रहा था वो खुद की शादी के लिए नहीं बल्कि अपने बड़े भाई से जबरदस्ती शादी करवाने के लिए। उसका काम था घसीटते हुए रांझी को यहाँ पर लेकर आना और यहाँ पर उसका बड़ा भाई जबरदस्ती उससे शादी करेगा। इस वजह से उसका बड़ा भाई जो था वो भी बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। यंग मास्टर कहता है कि उस बायतियान ने ना एक मैसेज भी भेजा है आप सभी के लिए। उसने कहा है कि वो कल यहाँ पर आएगा हम सबको हमारी औकात दिखाने के लिए और रांझी को इंसाफ दिलाने के लिए, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सुनकर तो लॉर्ड और वो जो बड़ा भाई था वो और ज्यादा भड़क जाता है कि आखिर उस बायतियान की हिम्मत कैसे हुई जो हमारे सीधा का सीधा कांगयान सेक्ट के अंदर घुस कर रहेगा, वो भी हमसे लड़ने के लिए। ज्यादा ही कुछ वो उछल नहीं रहा, उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो बड़ा भाई जो था वो भी कहता है कि मुझे लगा था कि ये बायतियान थोड़ा पावरफुल होगा लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि ये एक नंबर का बेवकूफ इंसान है जो मौत के मुंह में खुद चलते हुए आ रहा है। आने दो उसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं खुद अकेले ही उसको देख लूंगा। जिसके बाद अगले दिन बायतियान जो था वो घोड़ा गाड़ी में सवार होकर कांगयान सेक्ट की तरफ ही बढ़ रहा था। वो रास्ते में अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और रांझी जो थी बस वो उसे ही देख रही थी और उसे देखकर वो सिर्फ शर्मा रही होती है। लिन जो थी वो उसकी शर्माने की हरकत को देखकर समझ जाती है और उसके बाजू में आकर बैठ कर कहती है कि क्यों, क्या हुआ रांझी, कुछ ज्यादा ही शर्मा रही हो? कहीं तुम्हारे और बायतियान के बीच में रात को कुछ हुआ तो नहीं? बायतियान ने तुम्हें परेशान किया क्या रात में? तो रांझी और ही ज्यादा शर्माते हुए उससे कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हम तो वैसे भी अलग अलग कमरे में ही सोए थे, एक कमरे में नहीं सोए, एक बेड पे नहीं सोए थे, कुछ कैसे होगा? रांझी यहाँ पर इतनी ज्यादा शर्मा हुई थी कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तो लिन उससे कहती है कि अच्छा तुम्हारे शर्माने की वजह से तो सारी चीजें साफ साफ पता चल रही है। वैसे बायतियान के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी चीजें अच्छे से कर लेता है, तो कभी मौका मिले ना तो ट्राई कर लेना। ये सुनकर बायतियान को गुस्सा आ रहा था। वो एकदम गुस्से भरी निगाहों से लिन को देख रने लगता है। तो लिन भी यहाँ पर अपना मुंह बंद कर लेती कि कहीं बायतियान यहाँ पर भड़क ना जाए। जिसके बाद थोड़ा लंबा सफर तय करने के बाद सभी के सभी कांगयान सेक्ट के गेट के पास आकर पहुंच चुके थे। जैसे ही वो गेट के आते हैं उनको बाहर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन लगा हुआ दिखाई देता है। फॉर्मेशन को तोड़कर ही अंदर जाया जा सकता है। जैसे ही फॉर्मेशन को रांझी के दादाजी देखते हैं वो कहते हैं कि ये फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसने तो फायर फॉर्मेशन यहाँ पर बना कर रखा है, तुम लोग साइड हो जाओ, मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो वो अपनी पावर को जैसे ही एक्टिवेट कर रहे थे कि बायतियान उनसे कहता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मेशन को तो मैं ही तोड़ दूंगा, बड़ा ही आसान फॉर्मेशन है और मेरे बाएं हाथ से ये फॉर्मेशन टूट जाएगा। इसके बाद बायतियान फॉर्मेशन के पास आता है और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद सबसे पहले तो फॉर्मेशन की कमजोरियां देख रहा था कि किस तरह से मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। थोड़ी देर चेक करने के बाद जब उसको कमजोरी पता चल जाती है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लग जाता है। दो चार ही अटैक बायतियान ने किए होंगे कि इतने में ही वो फॉर्मेशन काफी हद तक के कमजोर हो चुका था और कमजोर होने के बाद वो वहां पर टूट ही जाता है। जो देखकर सारे के सारे लोग यहाँ पर एकदम ही ज्यादा हैरान रह चुके थे कि बायतियान ने इस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से तोड़ दिया। वो लोग कहते कि बायतियान ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन था और तुमने तो बस कुछ ही अटैक के अंदर इसे तोड़ दिया। क्या पावर है तुम्हारी, तुम तो बिल्कुल कमाल के हो। तो बादन कहता है कि अब जरा अंदर जल्दी चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है तारीफ करने का, हमें वैसे भी जल्दी अंदर जाना होगा, तो आइए चलते हैं अंदर। तो रांझे के दादाजी कहते हैं कि मेरी तो हालत खराब हो गई, तुम जाओ अंदर, अगर कुछ जरूरत पड़ती है ना तो मैं आ जाऊंगा बाद में। मुझे पता है कि तुम सारा का सारा मैटर अकेले ही अपने हाथों से संभाल लोगे, तो मेरी जरूरत तो वैसे भी नहीं पड़ने वाली है। ये सुनकर बादन जो था वो वहां से आगे बढ़ने लग जाता है और उसके साथ साथ बाकी लोग भी धीरे धीरे करते हुए उसके पीछे आ रहे थे। अब बादन ने सेट के अंदर एंट्री भी नहीं मारी थी कि वहां पर वो जो बड़ा भाई था वो आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद बादन से कहता है कि सच में मान गए तुम्हें, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे, सिर्फ ऐसे ही तुमने चैलेंज कर दिया, लेकिन देखो तो तुम सच में अपनी मौत के मुंह में से चलते हुए आ गए, जिगरा बहुत है तुम्हारे पास। जिसके बाद वहां पर अपनी एक लायन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है जो कि बिल्कुल फायर से बनी हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लायन स्पिरिट लग रही होती है। बाहर आने के बाद जैसे वो एक जोरदार दहाड़ मारती है कि सारी की सारी चीजें हिलने लग गई थी, मानो यहाँ पर भूकंप ही आ गया हो। इतनी ज्यादा पावर थी उस लायन स्पिरिट के अंदर। राजी के दादाजी जो थे वो दूर खड़े होकर लायन स्पिरिट को देखते हुए कहते कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस लायन को मॉन्स्टर किंग ब्लू फ्लेम लायन कहा जाता है जो कि बहुत ही रेयर होते हैं। आखिर इस बंदे के पास ये लायन कैसे आया? वो जो बड़ा भाई था वो यहाँ पर बादन से कह रहा होता है कि देख बादन, अगर तू यहाँ पर जिंदा रहना चाहता है ना तो पहले ही मुझसे भीख मांग और मेरे जूतों पे अपनी नाक रगड़ते हुए मुझसे माफी मांगेगा ना तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी उछलने की कोशिश की या कुछ भी गड़बड़ करने के बारे में सोचा भी तो मैं तेरी जान ले लूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। फैसला तेरा है कि तू यहाँ पर जिंदा रहना चाहता है या फिर अपनी जान गंवाना चाहता है। ये चीज सुनकर बादयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहता है कि अपनी बकवास बातें बंद कर, तेरी बकवास बातें सुनकर मेरे कानों में दर्द हो गया। इसके बाद तो वो एक ही ऐसा अटैक क्या करता है कि वो जो बड़ा भाई था वो एक अटैक में वहां पर लेट गया था, उसकी हालत खराब हुआ, वो तो ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। बस एक अटैक में उसकी हवा निकल गई, जो देखकर वो जो लायन स्पिरिट होती है वो भड़क जाती है। तो वो सीधा का सीधा बादयान के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुकी थी, लेकिन बादयान एक ही पंच मारते हुए लायन स्पिरिट की भी हालत खराब कर देता है। लायन स्पिरिट उड़कर दूर फेंका चुकी थी, लेकिन तब भी वो जो लायन स्पिरिट थी वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो दोबारा से खुद को खड़ा करता है और वापस से बादयान के साथ फाइट करने लग गया था। पर अब बादयान कहाँ ही रुकने वाला था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक करके बहुत सारे अटैक उस लायन स्पिरिट पे करना शुरू कर देता है। वो उसको इतना मारता और जैसे स्पिरिट जमीन पे गिरने वाली होती वो उसको उठाकर दोबारा से आसमान में ले जाता और आसमान में ले जाकर मारता। पूरा मार खा खा कर स्पिरिट की हालत खराब थी, जिस वजह से वो जो स्पिरिट थी वो अब यहाँ पर कुछ ही टाइम के अंदर गायब होकर खत्म हो जाती। स्पिरिट का तो अस्तित्व ही बादयान ने यहाँ खत्म कर दिया। ये चीज देखकर रांझी जो थी वो एकदम ही ज्यादा हैरान रह जाती है। वो कहती कि बादयान तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तभी तो उसने मुझे यहाँ पर आकर बचा लिया। बादयान जैसा इंसान अगर साथ में हो तो दुनिया के किसी भी खतरे से इंसान डर ही नहीं सकता। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो बादयान ने मेरा साथ दिया मुझे बचाने के लिए, वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। ये लोग यहाँ पर खुश हो ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सेट का लॉर्ड पहुंच जाता है जो अपने और भी कई सारे सिपाहियों के साथ आया हुआ था। वो बादयान से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, ज्यादा तुझे उछलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ पर हालत देखता है कि बादयान ने अकेले कुछ ही टाइम के अंदर सबकी हालत खराब कर दी है, तो वो बादयान को देखकर कहता है कि तू ना मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लगता है, तेरा फ्यूचर भी बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, तुझे कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर जाकर तू अच्छे से कल्टीवेट कर सके। ये रांझी के फैमिली वालों के पास तो उतनी कमाल की जगह नहीं है जहाँ पर तू कल्टीवेट कर पाएगा, तो आखिर इनका साथ क्यों देता है? एक काम कर, हमारे कांग्यान सेक्ट को ज्वाइन कर ले, हम तेरा साथ देंगे और हमारे लिए तू आगे से काम करना, तुझे कल्टीवेशन में भी स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का साथ देकर तेरा कोई फायदा नहीं होगा। अगर तू ये करता है ना तो सारी की सारी दुश्मनी मैं खत्म करने के लिए तैयार हूँ और तुझे बिल्कुल अपने ही सेक्ट के एक डिसाइपल की तरह मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर तूने ये बात नहीं मानी तो अंजाम क्या होगा वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता। बादयान तो उसकी सारी की सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान निकाल रहा था। वो उससे कहता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा अगर मैं तुम्हारी बात ना
मानो सिर्फ ये होगा कि तुम्हारा सेक्ट अगले ही दिन दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। तो जैसों की औकात नहीं कि वो अपने मुंह से मेरा नाम ले और तू यहाँ चला है मुझे अपने ही सेक्ट में शामिल करवाने के लिए। इतने खतरनाक और बड़े बड़े सपने देखना ना सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये सुनकर वो लॉर्ड भड़क चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करना शुरू किया है। वो अपनी सोल फायर को यहाँ पर एक्टिवेट कर रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और उसकी सोल फायर जो थी वो यहाँ पर किसी तरह की अजीब से क्रिएचर का रूप ढाल रही थी। राजी के दादा थे वो यहाँ पर उस फायर को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है ये लॉर्ड यहाँ पर अपने सोल बीस्ट को समन कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। उसकी फायर को देखकर तो ऐसा ही लगता है। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर दो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्नेक स्पिरिट आकर पहुंच चुकी थी और उन दोनों की दोनों स्नेक स्पिरिट को वो लॉर्ड जो था वो सीधा बायतन की तरफ ही भेज देता है ताकि वो बायतन की जान ले सके। लेकिन बायतन को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो बिल्कुल शांत से वहां पर खड़ा हुआ था कि मानो यहाँ पर कुछ हो ही ना रहा। इसके बाद बायतन अपनी हल्की सी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट किया था कि वो दोनों की दोनों स्नेक स्पिरिट वहां पर बिल्कुल स्टॉप ही हो जाती, वो हिल तक नहीं पा रही थी। तो अटैक करना तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। सारे के सारे लोग दंग रह जाते कि आखिर ये क्या हो रहा है, स्नेक स्पिरिट को क्या हो गया, वो इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रही। लॉर्ड चिल्ला रहा था कि जाके अटैक करना उसके ऊपर, क्या हुआ तुझे। बायतन कहता है कि फायर से बने हुए बीस्ट से मुझ पर अटैक करके तू ज्यादा उछल रहा है, फायर से खेलना ना मैंने कब का छोड़ दिया था। ये सारे फायर के बीस्ट मेरे लिए एक खिलौने के समान है। इसके बाद बायतन अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो सोल फायर से बने हुए स्नेक थे उनको जमा देता है और उन्हें जमाने के बाद जैसे जैसे वो अपने एक एक कदम बढ़ा रहा था, हर कदम के साथ वो दोनों के दोनों स्नेक स्प्रेड यहाँ पर कांच की तरह टूटने लग जाते हैं। सभी जम चुके थे तो हर एक कदम के साथ वो बिल्कुल टूट रहे थे। लॉर्ड पागल हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ। मेरी स्नेक स्प्रेड को इस तरह से बर्बाद आज तक के किसी ने नहीं किया था। ये बातें आखिर कैसा इंसान है, ये इतना खतरनाक आइस अटैक कैसे कर सकता है, इसके पास फायर की भी पावर है, इसके पास आइस की भी पावर है, ये कैसा इंसान है। बायतन कहता है कि चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हें इस सेट को कैसे बर्बाद किया जाता है ना वो अपनी आंखों से दिखाता हूँ। इसके बाद बायतन यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था ताकि पूरे के पूरे सेट को ही वो बर्बाद कर दे। उसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन तब वो जो बड़ा भाई था यहाँ पर वापस से हल्का हल्का होश में जाता है और जैसे वो होश में आया था वो बायतन को देख कर बायतन रुक जा, अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो आज तो जिंदा नहीं बचेगा। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर जिंदा है रहना चाहता है और अपनी जान तुझे प्यारी है तो अपने कदम पीछे कर ले। मेरा दादा जो है वो किसी भी टाइम पर यहाँ पर आता होगा, वो आया ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि उसके पास हम सबसे ज्यादा पावर है। तो इसलिए अपनी जान की खैर चाहता है तो जल्दी से सबको यहाँ से लेकर भाग जा, मैं तुम सबको जाने की मौका दे रहा हूँ। लेकिन बायतन कहता है कि दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं होती। आज दुनिया इधर की उधर भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें तुम्हारे इस सेट को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, चाहो तो आजमा कर देख। इसके बाद बायतन अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाने लग गया था ताकि वो सारी की सारी जगह को बर्बाद कर दे। सभी की फटकर हाथ में आ चुकी थी और सारे लोग अपने सेट को बर्बाद होते हुए बस देख रहे थे, जिस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।